नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इसके पहले क्लास में हम प्रारंभिक शिक्षा के पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा अर्थात गुरुकुल शिक्षा, वैदिक शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें वैदिक कालीन पार्ट 1 के अंतर्गत वेद के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं और वैदिक कालीन शिक्षा पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। आज उसके आगे चर्चा करते हैं कि वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा, जिसको गुरुकुल भी शिक्षा भी कहते हैं, आज वो किस समय के आसपास के उसकी चर्चा करते हैं। ईसा से लगभग 15 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 15 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व तक की अवधि को वैदिक युग या काल के रूप में जानते हैं। पुनः सुन लें, ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 600 वर्ष पूर्व की अवधि के मध्य को, बीच के काल को वैदिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। इसका प्रमुख कारण इस युग में वेद होने का प्रमाण मिला है। इस काल में भारत में व्यवस्थित लोगों को आर्य या आर्यन के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में सोते आर्य कौन थे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार जो प्राचीन कालीन शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। वैदिक शिक्षा को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन कालीन शिक्षा या ऋग्वैदिक शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा या उसको ऋग्वेद काल की शिक्षा भी कहते हैं। दूसरा उत्तर वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा को दो भागों में बांटते हैं, प्राचीन कालीन शिक्षा या ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा जिस समय, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और बाकी जो शेष 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो जिस काल में रचना हुई उन काल को मिला के उत्तर वैदिक काल कहते हैं। प्रश्न बन जाता है कि वैदिक काल की शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर कालीन वैदिक शिक्षा। ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा का क्या तात्पर्य किसे कहते हैं? जिस काल में प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जिस काल में शेष तीनों ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई, उस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आइए इसकी चर्चा करें। समय समय पर हमको ये शब्द मिल जाता है। आर्य, ये आर्य कौन थे? आर्यों का निवास स्थान के बारे में विभिन्न मतभेद, विभिन्न शिक्षा शास्त्री विद्वानों ने इनके निवास के बारे में भिन्न भिन्न अपने मत दिए हैं। तो आर्यों के निवास स्थान से संबंधित विभिन्न विद्वानों का मत है कि आर्य भारत यूरोप जाति से संबंधित थे, यानी जो भारत में आर्य आए वो उनके पूर्वज यूरोप जाति के थे या उससे संबंधित थे। और ये लोग एक झुंड में, समूह में रहते थे। और ये आर्य लोग झुंड समूह में रहते थे। आर्य लोग भारत में शायद का मतलब कंफर्म नहीं है, एक अनुमान है कि उत्तर पूर्वी ईरान, यहाँ कहीं लिखे हैं, उत्तर पूर्वी ईरान से आए और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र के ये लोग रहने वाले थे। उत्तर पूर्वी ईरान और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र से ये लोग भारत आए। प्रश्न बनता है कि आर्य कहाँ से आए? तो एक बहुत बड़ा मत है कि आर्य कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों से और उत्तर पूर्वी ईरान से आए। इसको आर्य के बारे में आपको विभिन्न बुक में अन्य स्थान भी मिल जाएगा, क्योंकि विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्र भी देते हैं। जैसे तिलक ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए आदि। आर्य सबसे पहले भारत किस स्थान पर आए? प्रश्न बनता है कि आर्य जिसको जो यहाँ से आए उत्तर पूर्वी ईरान से और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों से जो भारत आए, उनको आर्य कहते हैं या आर्यन कहते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए? प्रश्न बनता है आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ आए? तो इसका आंसर है पंजाब। आर्य सबसे पहले पंजाब में आए और बसे। आर्य सबसे पहले पंजाब आए और बसे और धीरे धीरे वो
और आगे की ओर बढ़े। सर्वप्रथम आए, पंजाब में रहे बसे, कुछ समय बिताए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। और जो वेद हम कहते हैं, वेद कहे जाने वाले श्लोकों का भी इन्होंने संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जहां वो इस समय दिल्ली के आसपास निवास किए थे, वहां कुरुक्षेत्र का मैदान भी कहा जाता है। यहीं पर पांडव और कौरवों का महायुद्ध भी हुआ था, जो महाभारत के नाम से जाना जाता। आप सब इससे अवगत होंगे। तो प्रश्न बनता, आर्य सबसे पहले पंजाब आए, या प्रश्न बनता कि भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ आके बसे? पंजाब आके बसे। और आर्य लोग क्या थे? पशुपालक थे, यानी वो शुरू से ही पशुपालक थे और भ्रमणकारी थे, घूमते रहते थे, और उनके यही आय का स्रोत था। बाद में धीरे धीरे वो भारत आके बस गए और उत्पादक बन गए। उत्पादक मतलब खेती करने लगे, अनाज के रूप में, फल के रूप में, आदि के रूप में वो भारत में भोजन को उत्पन्न करने लगे, और धीरे धीरे उनके सभ्यता में विकास हुआ। और जो वैदिक युग के बारे में हमको जो जानने का प्रमुख स्रोत है, उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें 4 वेद द्वारा हमको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, वैदिक कालीन परिस्थितियों के बारे में जानने का जो स्रोत है, इसके पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 माध्यम से हम प्राचीन कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा के बारे में या वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा 2 महाकाव्य जो हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं, महाकाव्य तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, अभी चर्चा करेंगे। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण आदि के रूप में उपलब्ध साहित्य आर्यों की सभ्यता की कुछ रोचक जानकारी में सहायक होते हैं। और यही कारण है कि जब हम इन चीजों को जानते हैं, तो हमको कुछ जानने समझने का मौका मिलता है कि हम क्या किए और क्या नहीं किए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में जो आर्य थे, पंजाब में आके बसे, उसके बाद इन्होंने कुछ गतिविधियां की और फिर आगे इनका नाम इतिहास में आ गया। वैदिक काल के विषय में अधिक से अधिक हमको अगर जानकारी लेना हो, ज्ञान लेना हो, विचार लेना हो, तो 2 महाकाव्य से हमको उस काल की जानकारी विस्तार पूर्वक मिल सकती है, रामायण और महाभारत। समय संजोग की बात है, ये समय कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस दौरान दूरदर्शन पर भी रामायण और महाभारत चल रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो चुके हैं, लेकिन अन्य चैनल पर पुनः प्रसारण हो रहे हैं। आप लोग अगर शुरू में नहीं देखे होंगे जो सीरियल बना है, तो इस दौर में अवश्य आप लोगों ने देखा होगा, उससे बहुत कुछ आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। तो ये जो धर्म ग्रंथ थे, रामायण और महाभारत, इसके बारे में भी हमको प्राचीन काल की जो जानकारी है विस्तार से मिल जाती है। और आप फिर पुनः बता दें, ये जो 2 धर्म ग्रंथ है, इनकी रचना किनके द्वारा की गई? रामायण की रचना आप सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई, और महाभारत की रचना वेद व्यास। पुनः सुन लें, रामायण की रचना वाल्मीकि जी द्वारा की गई और महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई। ये प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रामायण की रचना किसने की? आपको पता है तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। और इसके बाद जो आर्य थे, आर्यों ने अपने जीवन काल को 4 भागों में बांटा। उस समय वो जीवन काल को माने लगभग क्या कह सकते, 100 वर्ष। जो उन्होंने जीवन काल को 100 वर्ष माना। आर्यों ने अपने जीवन काल को 100 वर्ष माना, और उस आधार पर उन्होंने इनको 4 आश्रम का नाम दिया। जीवन काल को जो 100 वर्ष का था, उनको 4 आश्रम का नाम दिया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, अगला संन्यास आश्रम। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 4 आश्रम बांटे गए। क्योंकि 100 वर्ष माना गया, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो शुरू का 0 से कर सकते हैं, या जन्म से 25 वर्ष। जन्म से 25 वर्ष का जो शुरुआती दौर था, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, माना गया। और दूसरा है गृहस्थ आश्रम, अगला 25 वर्ष, यानी जैसे 25 खत्म होता है, 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम
51 वर्ष से 75 वर्ष तक, और चौथा संन्यास आश्रम 75 से पूरा होने पर यानी 76 से 100 वर्ष तक ये माना संन्यास आश्रम। इस आश्रम की क्या विशेषता थी या क्या काम था? ब्रह्मचर्य में मुख्य उद्देश्य था ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। ब्रह्मचर्य में वो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा को प्राप्त करे, ज्ञान को प्राप्त करे, अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करे, और कुछ नहीं। विभिन्न प्रकार से उस समय जो शिक्षा का माध्यम गुरुकुल था, आश्रम व्यवस्था थी, जो आगे हम चर्चा करेंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब पारिवारिक जीवन व्यतीत करना, धन अर्जन करना। ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त करना, गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना, धन कमाना, धन अर्जन करना। वानप्रस्थ आश्रम मोह माया से दूर, यानी मोह माया से दूर या मोह माया को त्याग कर के जीवन जीना। और संन्यास आश्रम इन सभी चीजों को त्याग करके आप एक अज्ञातवास में चले जाइए और ईश्वर में लीन हो जाइए। तो ये आर्यों ने जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 4 आश्रम में बांटा। ये भी प्रश्न बन के कभी कभी आ जाता है कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं गुरुकुल या वैदिक कालीन व्यवस्था में? तो 4 प्रकार के आश्रम माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें वैदिक शिक्षा से संबंधित हैं, और जब हम जुड़े हैं तो पहले पृष्ठभूमि इतिहास का अध्ययन ना करें तो वैदिक शिक्षा जब अध्ययन करेंगे, तो जब हम चर्चा करेंगे कि 4 आश्रम बांटा गया है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कौन सा आश्रम है, क्या है, वो विषय वस्तु को समझने में सरलता नहीं होगी। इसलिए हम इसको वैदिक शिक्षा को शुरू करने से पहले इसका इतिहास या इसकी पृष्ठभूमि बारे में चर्चा किए हैं, कि इसीलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का नाम दिए हैं। पार्ट 1 इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो शेष रहेगा पार्ट 3 उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी काल में जब आ रहा है तो लोहे की खोज आर्यों की भारत में सभ्यता के प्रसार की एक महानतम देन थी। उस समय जब आ रहे हैं तो वो लोहे की खोज कर चुके थे, लोहे धातु का उनको ज्ञान हो चुका था। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या सीखा उस पर पुनः चर्चा करते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कि जो वैदिक शिक्षा थी या वैदिक काल था उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं? 2 भागों में, प्राचीन काल या ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग वैदिक काल के नाम जानते हैं। उत्तर वैदिक काल तो ऋग्वेद के बाद जो बाकी 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिस काल में उनकी रचना हुई उसको उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि आर्य सबसे पहले भारत में किस स्थान पर आए? तो आर्य सबसे पहले पंजाब में आए। अगला प्रश्न बनता है कि आर्यों ने या कि मानव जीवन को जो 100 वर्ष में अपेक्षित की गई है, इनको 100 वर्षों को कितने आश्रम में बांटा गया है? तो 4 आश्रम में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 25-25 वर्ष के अंतराल पर, शुरू का 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था। दूसरा गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना एवं धन अर्जन करना था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें मोह माया को से छुट्टी पाना था, मोह माया से निवृत्त होना था। संन्यास आश्रम, इसमें सब कुछ जो कुछ आपके पास है, मोह माया, घर परिवार, सबको त्याग कर देना था। इस प्रकार आज हम लोगों ने ये अध्ययन किया पार्ट 2 के अंतर्गत कि वैदिक कालीन में आर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब अगले क्लास में इसके आगे का पार्ट 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नमस्कार।